नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो भाई आज हमारी इकोनॉमिक्स की दोस्तों अंतिम क्लास है। दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया था, जो हमारी कल क्लास हुई थी रात को 8 बजे जीके की, RW SSC GD बुक की, तो उसमें मैंने आपको 160 तक के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से कंप्लीट करवा दिए थे। मैंने एक एक पॉइंट को बेहतर समझाने का प्रयास किया था अपनी ओर से। उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी और आपका जो रिवीजन है वो भी अच्छे से हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम उसी क्रम से आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों अपनी श्रृंखला को आगे। तो अब हम आपसे आज क्वेश्चन नंबर 161 से लेकर क्वेश्चन नंबर 204, क्योंकि इस बुक में मैंने आपको बताया था कल कि 204 क्वेश्चन आपके इसमें बुक में दिए गए थे PYQ, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज 204 के जितने भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। और ये जो चैप्टर है आपका दोस्तों इकोनॉमिक्स का, ये आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि भाई आप सभी लोगों की बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर आप जल्द से जल्द इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर दें। स्पेशल एक भाई ने भी कमेंट किया था कि सर जीके की बुक जल्द ही कंप्लीट करा दो। तो भाई जीके की बुक ही सबसे पहले कंप्लीट होगी, इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि जीके का सिलेबस इसमें आपको प्रीवियस ईयर के आधार पर बहुत ही दोस्तों कम दिया गया है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन ही दिए गए हैं। उसी बेस पर हम आपको इसमें जो है, कल से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा साइंस का। तो कल से साइंस स्टार्ट होगी, फिजिक्स भी छोटा सा चैप्टर है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो भी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और इसके बाद आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। और जो भी हम स्टार्ट करेंगे, भाई काफ़ी लोगों की कमेंट आ रही है सर NTPC भी स्टार्ट कर दो, RRB। तो भाई सभी लोगों का मत देखेंगे भाई किसका कमेंट किस और ज़्यादा आ रहा, तो भाई उसी के हिसाब से क्लास आगे की रेगुलर रखेंगे। ठीक है भाई, अभी तो खैर कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारी क्लास चल रही है कंटिन्यू, तभी हमें केवल इसी पर फोकस करना है। जब तक हम कंप्लीट नहीं करवाएंगे तब तक कोई भी एक्स्ट्रा अभी तक कोई क्लासेस नहीं आएगी। तो चलिएगा दोस्तों, अपने सेशन को हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने अपनी पिछली क्लास को ऑफ किया था। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 161 यहीं से दोस्तों हमने अपनी कल की जो क्लास है यहीं से ऑफ की थी और कहा था यहीं से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 161 आपके सामने आ चुका है। भाई सभी लोग क्वेश्चन को पढ़कर आंसर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में बोला है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, निम्नलिखित मौद्रिक लिखतों में से कौन सी प्रकृति में सबसे ज़्यादा गुणात्मक है? तो भाई उसको हम बोलते हैं मोरल सुएसन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? आप कहोगे सर इसको बोलते हैं मोरल सुएसन। आइए जानते हैं कि मोरल सुएसन होता क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट में मोरल सुएसन के बारे में एक पॉइंट आपको दिया गया है कि मोरल सुएसन को हम बोलते हैं दोस्तों नैतिक अनुनय, जो कि एक गुणात्मक मौद्रिक साधन है। ये दोस्तों RBI के प्रयोग द्वारा बैंकों को बाध्य किए बिना किसी निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए राजी करने के लिए किया जाता है। नकद आरक्षित अनुपात जमा का वह प्रतिशत है जिसमें हम RBI के पास रिजर्व यानी कि जमा के रूप में रखते हैं। बैंक दर पर RBI अन्य बैंकों को ऋण देता है। भाई देखो बैंक कौन सी बैंक है जो अन्य बैंकों की तरह ऋण देता है भाई बैंक दर पर? तो वो है दोस्तों आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। राष्ट्रीय कृषि, मैंने आपको कल बताया था नाबार्ड के बारे में। पिछली क्लास यदि आपने नहीं देखी तो भाई पिछली क्लास को मेरे दोस्त जरूर देख लेना, भाई बहुत अच्छे से समझाया आपको चीज़ों को। ये भाई आपका रिवीजन चल रहा है, रिवीजन। जिसको लगता है भाई बुक खरीद ली है, अब आपको तरीका नहीं आ रहा भाई मैं कैसे पढ़ूँ, तो भाई उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि बुक की सॉल्यूशन की वीडियो देखो, आपकी पूरी बुक कंप्लीट करवा देंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको बोला जाता है नाबार्ड, पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप से क्या है भाई? नाबार्ड का फुल फॉर्म भी दोस्तों आपसे पूछा जाता है। साथ ही साथ आपसे क्या पूछा कि नाबार्ड पूर्ण रूप से किसमें स्वामित्व है? तो ये आपके भारत सरकार के अंतर्गत आती है। जो आपकी नाबार्ड योजना है ये आपके भारत यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। और भाई यहाँ से देखो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया, जो पिछली क्लास है उसमें बताया था सेबी की स्थापना के बारे में। तो देखो यहाँ पे फिर से वही पॉइंट रिपीट किया है कि जो सेबी की स्थापना ये कब हुई थी? तो आपको सर 1988 में हुई थी। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको सर मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। सेबी भारत में प्रतिभूतियों बाजार का नियामक है और यह सेबी अधिनियम 1992 में लाया गया। सेबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? माधवीपुरी बुच। इनका नाम बोलोगे, अभी आप लिख रहे हो भाई इनका जो नाम है, अभी आप लेटेस्ट भाई न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इनका नाम चल रहा है माधवीपुरी बुच का। तो ये सेबी की वर्तमान अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता के या जनता की
किस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो वो जनता का घनत्व थोड़ी देखेगा, ना ही जनता की पसंद, ना ही जनता की प्रकृति, भाई जनता के कल्याण के लिए। ये तो भाई एक तरीके से देखा जाए तो ये तो आपका एक साइकोलॉजी टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये आप ऑलरेडी आसानी से बता सकते थे। सब्सिडी किस लिए दी जाती? ताकि जनता का कल्याण हो सके, कुछ उसकी बचत हो सके, आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा उसको सब्सिडी भी मिलनी चाहिए। तो ये सब्सिडी जो होती है, किसी आर्थिक या सामाजिक नीति को बढ़ाने के लिए दी गई एक वित्तीय सहायता होती है। आगे चलते हैं। आमतौर पर सरकार द्वारा कंपनी, संस्था और व्यक्तियों को कर छूट देकर, बिना ब्याज के ऋण देकर, सीधे पैसा देकर आदि माध्यमों द्वारा की जाती है। यहाँ पे दोस्तों एक फॉर्मूला दिया गया है कुल आयात का। ये 164 नंबर जो है ये दोस्तों फार्मूला, ये फार्मूला है किसका? तो आपको सिर्फ कुल आयात का। कुल आयात यानी कि निवल निर्यात बराबर होता है कुल निर्यात माइनस कुल आयात। भाई ये तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते थे, कैसे? क्योंकि भाई आयात और निर्यात का क्या है मेरे दोस्त? आप कहोगे सर जोड़ा है। आयात और निर्यात का क्या है मेरे दोस्त? आप कहोगे सर जोड़ा है। तो जब आयात है तो निर्यात है, तो निवल निर्यात कुल निर्यात माइनस कुल आयात। ऑप्शन नंबर बी। कुल आय किसी व्यवसाय या व्यक्ति के द्वारा अर्जित कमाई गई कुल राशि होती है कि उस व्यक्ति की इनकम कितनी है, उस व्यक्ति की कमाई कितनी है। किसी देश की कुल निर्यात वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को घटाकर उसके द्वारा आयात की जाने वाली वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य उसके शुद्ध निर्यात के बराबर होता है। नेक्स्ट, ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में ऋणदाता के पास उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति क्या कहलाती है? तो याद रखना मेरे दोस्त, उसको कहते हैं संपार्श्विक संपत्ति कहते हैं। संपार्श्विक संपत्ति दोस्तों एक ऐसी संपत्ति होती है जो उधारकर्ता ऋण के लिए सुरक्षा गारंटी के रूप में एक ऋणदाता को प्रदान करता है कि आप मेरी इस चीज़ को एक कर्ज के रूप में रख लो, और वो एक सुरक्षा की गारंटी आपको देता है। तो उसको हम दोस्त क्या कहते हैं? आपको सर उसको हम संपार्श्विक संपत्ति कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। रिक्त स्थान का उपयोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो भाई वो क्या है? तो वो आपका क्रेडिट नियंत्रण हो सकता है, इक्विटी नियंत्रण है, या शेयर नियंत्रण, या डेबिट। तो आप कहोगे सर वो होता है आपका क्रेडिट नियंत्रण होता है। कौन होता है मेरे भाई? आप कहोगे सर क्रेडिट नियंत्रण होता है। यदि मैं बात करूं कि क्रेडिट जो नियंत्रण है इसका उपयोग धन की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, कि जैसे आपको किसी भी चीज़ की डिमांड है, आपको जैसे धन की डिमांड है, तो आप जाएंगे भाई क्रेडिट कार्ड से आप अपना धन जितना चाहो तो ले सकते हो, और बाद में उसको भी जमा करना पड़ता है। वही दिया गया कि मूल्य स्थिरता बनाए रखने हेतु मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ऋण नियंत्रण की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। तो वो है दोस्तों आपका 1948 यानी कि 1948। कब पारित हुआ? तो आपको सर ये 1948 में पारित किया गया। पहली औद्योगिक नीति जो है संकल्प की घोषणा ये आपके 1948 में की गई थी, और इसमें दोस्तों एक बात कही गई थी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था तो एक तो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और भारत एक मिश्रित आर्थिक मॉडल बनने जा रहा है। उद्योग विकास और विनिमय अधिनियम 1951 में इसे दोस्तों पारित किया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा भाई। कब? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168 में बोला गया है कि माइक्रो फाइनेंस संस्था रिक्त स्थान को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। जो माइक्रो फाइनेंस संस्था है वो किसको वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान करती है? तो आप कहोगे सर उच्च आय वाले व्यक्तियों को, पूर्व सैनिकों को, कम आय वाले व्यक्तियों को, या अवैध आय वाले व्यक्तियों को। भाई अवैध भाई गलत हो जाएगा भाई, आपको सर कम आय वाले व्यक्तियों की, जिनकी इनकम कम है, उनको माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी विकल्प भाई आपका एकदम सही जवाब होगा। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे व्याख्या में एक बात कही गई है कि भारत में जो सूक्ष्म वित्त है ये एक गैर लाभकारी संगठन है जो कम आय वाले लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में आपको बताया था, सूक्ष्म वित्त ऐसे व्यक्ति हैं जिनको छोटे ऋण देता है, मतलब थोड़ा सा कम ऋण देता है, छोटा छोटा ऋण देता है, जिनकी पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169। खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि जो खुदरा विक्रेता है उसको जब भी उस चीज़ की आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके।
खुदरा विक्रेता का मतलब होता है जो फुटकर खरीद करते हैं। आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं, जैसे मान लेते हैं फ्रिज, टीवी, कूलर के जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं, जो फुटकर विक्रेता होते हैं, जो लोग आते हैं उनकी दुकान से माल ले जाकर अपनी दुकान में उन सामानों को बेचते हैं। तो वो आपके खुदरा विक्रेताओं के लिए जो गोदाम में जो अपना स्टॉक रखते हैं, वो दोस्तों जो आपके फुटकर विक्रेता उनको बेचने के लिए रखते हैं, ताकि उनको जब भी उस चीज़ की आवश्यकता हो वो वहाँ से ले जाकर अपनी दुकान की बिक्री कर सकते हैं। तो भाई उनको हम क्या कहते हैं? थोक विक्रेता। कहते हैं ना कि भाई मेरा तो थोक का काम है, भाई मेरे तो थोक का गोदाम है, मैं आपको कोई भी एक चीज़ नहीं देता हूँ, भाई यदि आपको लेना है तो आपको बहुत सारा स्टॉक लेना पड़ेगा मुझसे। तो कहते हैं ना भाई वो तो थोक का काम करता है। तो ये हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए। ये तो भाई आपके दैनिक जीवन का ही एक क्वेश्चन है, उसी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। हालांकि ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में आया था। ठीक है मेरे दोस्त, चलिएगा अभी आगे चलते हैं। थोक विक्रेता ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सीधे निर्माताओं से उत्पाद खरीदते हैं और भंडारण करते फिर उन्हें ग्राहकों को बेचते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 170। विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को क्या करता है भाई? फैलाता है। क्या करता है मेरे दोस्त? तो आप कहोगे सर वो फैलाता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात से व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हो सकती है। केवल दृश्यमान वस्तुएं ही व्यापार संतुलन, जिसको कहते हैं वोट, ये दोस्तों द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले 2025 के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो वो आप कहोगे सर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया गया था। इस एक्ट का जो उद्देश्य था दोस्तों वो था कि मजदूरों के लिए उचित एवं न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना और संगठित एवं असंगठित औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों का शोषण होने से रोकना इनका प्रमुख उद्देश्य रहा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी। तो भाई कब हुई थी आर्थिक सुधारों की शुरुआत? तो आप कहोगे सर ये शुरुआत 1991 में हुई थी। 1991 में हुई थी। 1980 के दशक में जब आपका व्यापार घाटा विदेशी मुद्रा भंडार के समाप्त होने के कारण जो समस्या पैदा हुई थी, उसी समय भुगतान संतुलन संकट के नाम से इसे जाना जाने लगा। और इस समस्या का जो समाधान था वो था, उस समय उसकी तत्कालीन सरकार ने एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधार किए थे। 1991 में आर्थिक सुधारों के समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। भारत के 1991 के समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? नरसिम्हा राव थे। और वित्त मंत्री उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 173। क्या कह रहा है कि कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? तो भाई उसको हम बोलते हैं NSSO। इसके बारे में मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जो भाई क्या करता है? सर्वे करता है, गरीबी पर डेटा को इकट्ठा करता है। भाई नीति आयोग थोड़ी होगा, भाई नीति आयोग नहीं होगा, क्योंकि नीति आयोग को पहला पुराना नाम था योजना आयोग, इसको 2015 में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। आगे चलते हैं भाई, वर्ष 2019 में सरकार ने NSSO का केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO में विलय करके इस NSO नामक एक कार्यालय बनाया। वर्तमान में गरीबी के जो आंकड़े हैं इनका जो संग्रह होता है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा ही तय किया जाता है। NSO सांख्यिकी और प्रोग्राम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI के अंतर्गत आता है, जो निर्धनता रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा तैयार की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? भाई ये क्वेश्चन तो भाई आपका इतना ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि तो 2024 का एग्ज़ाम जो हुआ था ये आपके एग्ज़ाम में आया था। ये क्वेश्चन आपका कोई भी एग्जाम हो सब में रामबाण सिद्ध होगा। अप्रत्यक्ष कर मैंने आपको किसके में बताया था? वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि मेरे दोस्त GST, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन नंबर सी। आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर कौन है? तो जैसा कि इसमें पूछा था GST, और GST एक कैसा कर है? तो आपको सर GST एक अप्रत्यक्ष कर है। भाई इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बोल रखा था, देखो, और क्वेश्चन आगे आपको मिल ही गया। आगे चलते हैं भाई, प्रत्यक्ष कर के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि आपका आयकर। आयकर कैसा प्रत्यक्ष कर है? आयकर हुआ आपका, निगम कर है, संपत्ति कर भी एक प्रत्यक्ष कर है, लाभांश वितरण कर है, पूंजीगत लाभ है, उपहार कर।
ये आपके प्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष कैसे होते हैं? जैसे का जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है और आपका स्टाम्प ड्यूटी है, वैट है, उत्पाद शुल्क आदि। ये आपके कैसे भाई? ये आपके अप्रत्यक्ष कर होते हैं भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों से जब भी आपका अर्थशास्त्र से कोई क्वेश्चन एग्जाम में बने तो यदि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर से पूछा जाएगा कि कौन प्रत्यक्ष कर कौन अप्रत्यक्ष कर, तो इनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। आगे चलते अगला क्वेश्चन है, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। यानी कि एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित, बाहर थोड़ी होगा भाई, क्या होगा मेरे दोस्त? आपको सिर्फ भीतर उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू इनकम कहलाती है। चलिएगा मेरे दोस्त, आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने दिया गया कि एक वित्तीय वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य, जिसको कहते हैं जीडीपी, क्या बोलते हैं दोस्त? जीडीपी कहते हैं। और इसे ही आम तौर पर हम इसको घरेलू इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? घरेलू आय कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में कौन से कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है? तो उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या कहेंगे भाई? सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। पीडीएस के तहत भारत सरकार देश के वंचित वर्ग जरूरतमंदों को कम कीमत पर राशन अधिकृत दुकान पर भी उपलब्ध कराती है। अब तो हालांकि फ्री दे रही है भाई, फ्री खाओ। आगे देखो भाई, दिया है 177 नंबर क्वेश्चन। ऋण एक किसका निर्माण करता है? हिस्सेदारी का, वृद्धि का, पर संपत्ति का या दायित्व? तो आपको सर ये है दायित्व का। ऋण एक दायित्व का निर्माण करते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस भी करना पड़ता है विथ ब्याज के। क्योंकि भाई जब किसी से आप कर्जा लोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप उसका कर्जा लेकर उसका कर्जा मार लोगे भाई, ऐसा तो करोगे नहीं। आपने किसी से उधार लिया है तो भाई उसका उधार भी आपको चुकाना पड़ेगा। समझ ले रहे हो मेरी बात को? तो वही है, तो ये आपका एक दायित्व भी बनता है कि आपको उसका कर्ज चुकाना चाहिए। आगे बात करते हुए ऋणदाता और ऋण प्राप्तकर्ता। यहाँ पे देखो, अब हम समझेंगे ऋणदाता और ऋण प्राप्तकर्ता के बारे में। ऋणदाता कौन होगा? जिससे आपने ऋण लिया। और ऋण प्राप्त करता कौन होगा? जिसने ऋण लिया है। जिसने ऋण दिया है वो ऋणदाता और जिसने ऋण लिया है वो ऋण प्राप्त करता होगा। ऋणदाता ने जो ऋण दिया है वो उसके लिए परिसंपत्ति है, क्योंकि वो उससे कुछ आय सृजित कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको ब्याज पर रुपए देगा। ऋण प्राप्तकर्ता के लिए ऋण एक देता है, क्योंकि निश्चित समयावधि के पश्चात उसे वापस भी करना है। भाई जैसे माना कि आपने इस व्यक्ति से, इस ऋणदाता से 10,000 रुपये आपने 2 साल के लिए लिया, तो भाई आपने 2 साल बाद आप उसकी एक निश्चित समय के दौरान उसको वो आप रुपए लौटाओगे, तो आप होगे ऋण प्राप्तकर्ता और जो देगा आपको वो होगा आपका ऋणदाता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178। अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास एक अच्छा निजी क्षेत्र है, सेवा या कृषि। भाई कृषि क्षेत्र से तो भाई मुझे नहीं लगता कि आप प्रगति कर पाओगे। हाँ, औद्योगिक क्षेत्र से तो कर सकते हो भाई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, औद्योगिक क्षेत्र। क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र जो होता है ये देश में बड़े पैमानों पर रोजगार के अवसर पैदा करता है। भाई आजकल तो भाई बेरोजगार है, रोजगार का तो सृजन है ही नहीं मेरे अकॉर्डिंग। तो भाई औद्योगिक क्षेत्र में देश में बड़े पैमाने पर क्या है, रोजगार का अवसर पैदा करता है और देश के आर्थिक विकास में इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। औद्योगिक क्षेत्र में आपके जैसे टेक्निकल नवाचार और संरचनात्मक ढांचा के विकास को भी बढ़ावा मिलता है। टेक्निकल चीज़ें हमें दोस्तों जो है चीज़ें हमारे सामने आती हैं और उनमें क्या होता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का उद्देश्य रिक्त स्थान उद्योगों के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। शहरी उद्देश्य शहरी उद्योगों के लिए, बड़े उद्योगों के लिए या ग्रामीण उद्योगों के लिए। तो भाई नाबार्ड का मतलब जानते हो क्या है? तो नाबार्ड तो भाई ग्रामीण योजना के लिए है, तो आप कहोगे सर ये तो ग्रामीण उद्योग के लिए होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि नाबार्ड जो संबंध है ये आपका ग्रामीण क्षेत्र से ही संबंधित है। क्योंकि नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी वो 1982 में शिवरमन समिति के आधार पर की गई थी। यही पॉइंट मैंने कल भी बताया था। जिन लोगों ने कल की क्लास को देखा है तो उन्हें ये बात पता होगी। जो स्टूडेंट्स हमारी रेगुलर क्लास देखते हैं उन्हें पता होगा। क्योंकि मैंने आप बताया था कि जो नाबार्ड की स्थापना 1982 में किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो मैंने आपको बताया था कि शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी।
वही पॉइंट यहाँ पर भी आज हमने पढ़ा। और नाबार्ड का मुख्यालय भी मैंने बताया था कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ, मुंबई। मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भी लेने के लिए कहा था। यदि आपको मेरी बातें ध्यान है तो कमेंट में यस जरूर कर देना। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि भाई नाबार्ड के संबंधित जो भी क्वेश्चन है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा। नाबार्ड के प्रमुख कार्य क्या भी, ग्रामीण बैंकों का संचालन करना, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना या विकास करना। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180। देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक और निवेश के प्रबंधक की जिम्मेदारी कौन निहित करता है? भारतीय स्टेट बैंक, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या आरबीआई? तो आप कहोगे सर वो तो करता है भारत का रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बिल्कुल मन में सही आंसर दिया होगा। तो आरबीआई भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है और विदेशी मुद्रा को दूसरे देशों के साथ व्यापार में भी भुगतान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम में आरबीआई रुपए में दूसरी मुद्रा के साथ विनिमय दर को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ रुपए के बाहरी मूल्य को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य निगम एफएसएसएआई सरकार द्वारा घोषित में किसानों को से खाद्यान्न खरीदता है। रियायती मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य या फिर अधिकतम खुदरा मूल्य या प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य? तो वो होता है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या होता है मेरे दोस्त? न्यूनतम समर्थन मूल्य। भारत सरकार द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको एमएसपी कहते हैं, ये कृषि मूल्यों में तीव्र गिरावट के विरुद्ध सुरक्षित उपाय के साथ साथ कृषि उत्पादों को प्रदान करता है। एमएसपी बराबर होता है 1 क्विंटल की लागत प्लस 50% का मार्जिन। मतलब 1 क्विंटल की जो लागत होगी उसमें कम से कम 50% का मार्जिन तो होना ही चाहिए, 50%। न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो संस्तुति है कृषि की लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी द्वारा की जाती है। भारत सरकार के आर्थिक मामलों को मंत्रिमंडलीय समिति के इस पर अपनी मंजूरी प्रदान करता है। वर्तमान में यदि बात करें तो वर्तमान में 24 फसलों के लिए एमएसपी जारी की जाती है, जबकि एक फसल है जो गन्ना, जो गन्ने की फसल है, इस पे आपका एफआरपी जारी करता है, जिसको कहते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। क्या बोलते हैं? एफआरपी बोलते हैं, जो सिर्फ गन्ने के लिए होती है। नेक्स्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है कि ऐसा कौन है जो एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है? ये तो भाई आसान क्वेश्चन लग रहा है, तो भाई वो देश भर की बात कह रहा है, तो भाई अब आरबीआई मत कर देना, अब आरबीआई मत कर देना, यहाँ पर पूरे देश की बात हो रही। तो देश यानी कि वर्ल्ड की बात हो रही, तो वो आपका है वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व बैंक, जो पूरे देश की दोस्तों बैंकों को कर्ज ऋण देता है। किसी देश में जब भी संकट के समय होता है तो विश्व बैंक उसकी आर्थिक रूप से मदद करता है, तभी तो उसको विश्व बैंक कहा गया है, विश्व का बैंक, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय बहुत पूछा जाता है, तो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। क्या है मेरे दोस्त? वाशिंगटन डीसी। और वर्तमान में इसमें 189 देश जो है इस विश्व बैंक के सदस्य हैं। कितने मेरे दोस्त? आप कहो सर 189। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट, रिक्त स्थान एक व्यापार नीति है जो आयात या निर्यात से प्रबंधित नहीं करती है, तो वो है आपका मुक्त व्यापार। जब मुक्त व्यापार होता है ना, तो ना तो उसमें आयात और निर्यात को प्रबंधित नहीं करता है। नेक्स्ट, मुख्य व्यापार नीति एक ऐसी नीति होती है जो देशों के मध्य बिना किसी बाधा के वस्तुओं और सेवाओं को विनिमय को बढ़ावा देती है, बिना किसी परेशानी के। मुक्त व्यापार नीति के दो देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के आधार पर लागू किया जाता है। इसके माध्यम से व्यापार में बाधा जैसे टैरिफ, कोटा आदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है। आईपीआर 1956 ने किस पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी? तो आईपीआर 1956 में इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट, औद्योगिक नीति संकल्प, जिसको कहते हैं आईपीआर, ये 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की नींव रखी। आईपीआर 1956 भारत के औद्योगिक विकास का पहला विस्तृत विवरण हुआ करता था। इसे भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। इसके माध्यम से सरकार ने पहली औद्योगिक नीति 1948 की औद्योगिक नीति को संशोधित किया। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा आर्टिकल सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है? एफआर अनुच्छेद, गारंटी, राहतकारी या डीआर अनुच्छेद? तो वो है दोस्तों राहतकारी अनुच्छेद। कौन सा होगा मेरे दोस्त? आप कहोगे सर वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राहतकारी अनुच्छेद हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा आगे चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। राहतकारी अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे से कितना देती हुई 0.5% तक विचलन की अनुमति देता है। जब सरकार करों को कम करती है, जब सरकार जो है ना वो टैक्स कम करती है,
तो सरकारी व्यय को बढ़ाती है। तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? उसको क्या कहते हैं? विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहा जाता है। वह नीति जिसमें सरकार द्वारा करों को न्यूनतम कर दिया जाता है और उसका जो सार्वजनिक व्यय होता है उसमें उसकी वृद्धि कर दी जाती है। तो ये क्या? ये आपका एक विस्तार हो गया। विस्तारवादी यानी कि फैला दिया गया है। राजकोषीय नीति इसी को कहते हैं। राजकोषीय नीति मुख्य रूप से जॉन मेनॉर्ड कीन्स के विचारों पर आधारित है, जिन्होंने तर्क दिया है कि सरकार व्यवसाय चक्र को स्थिर बना सकती है और आर्थिक उत्पादन को नियंत्रित भी कर सकती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार एसडीआर का मूल्य कितनी मुद्राओं वाली बास्केट ऑफ करेंसी द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों मेरे, आप कहोगे सर 5। क्या होगा भाई? आप कहोगे सर 5 करेंसी, जो आपकी बास्केट ऑफ करेंसी है इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। पॉइंट में कहा गया है दोस्तों कि एसडीआर और आईएमएफ द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। आरंभ में एसडीआर को 0.8886 ग्राम स्वर्ण मूल्य के द्वारा बराबर आंका गया था और उस दौरान उसे $1 के समतुल्य था। अभी प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो लगभग $1 जो आपका लगभग इंडियन करेंसी के तौर पर लगभग 83 रुपीज़ का है प्रेजेंट में। लेकिन ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के पतन के बाद इस एसडीआर को आपको मुद्राओं को एक बास्केट के रूप में परिभाषित किया गया। इस बास्केट में दोस्तों आपके 5 देशों की मुद्राएं इसमें शामिल की गई थी, जैसे कि अमेरिकन डॉलर, यूरो, रैनमिनबी, जापान की मुद्रा येन और दोस्तों ये आपका पाउंड। ये 5 मुद्राएं थी, इनको दोस्तों बास्केट में शामिल किया गया था। अब जैसे मैंने आपसे कहा, एग्जामिनर है भाई, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है। भाई बताइएगा कि बास्केट में कितने देशों की मुद्राएं शामिल की गई थी? तो 5 देशों की मुद्राएं शामिल की गई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट नहीं है, लेकिन सपोज दैट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो। भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाले बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन किस विभाग का हिस्सा है? तो वो है दोस्तों आपके आर्थिक मामलों का। किसका होगा मेरे शेर? आप कहोगे सर आर्थिक मामले का एक हिस्सा है। आगे चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द है जो उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी तो नहीं है, लेकिन इस तंत्र में शामिल जरूर होते हैं। तो वो होते हैं दोस्तों विजातीय, क्योंकि जो समान जाति के ना हो या स्थानीय जाति के ना हो, तो उससे मैं आपको सर विजातीय हो जाएंगे। अगला देखो भाई, विजातीय शब्द उन प्रजाति के लिए प्रयुक्त होता है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है, या कह सकते हैं कि समान जाति के नहीं हैं, लेकिन इस तंत्र में क्या होते हैं? वे शामिल हो जाते हैं, तो इनको विजातीय कहते हैं। एफपीआई में प्रतिभूत और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो विदेशी निवेशक द्वारा निष्क्रिय रूप से रखती हैं। तो एफपीआई का फुल फॉर्म पूछा है, इसको कहते हैं भाई क्या कहोगे भाई? आप कहोगे सर इसको फॉरेन पेमेंट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फाइनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फाइनल पेमेंट इन्वेस्टमेंट। आप कहोगे सर इसको हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे भाई? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एफपीआई का आशय किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी में निवेश राशि है, जिससे वह कंपनी शेयर या बॉन्ड खरीदा जाता है और उसे ऋण राशि उपलब्ध कराता है। ऋण पर मिलने वाली राशि का ब्याज लाभ उसके रूप में अभिकालित किया जाता है। और एफपीआई का जो विनिमय होता है, यह भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड, जिसको क्या कहते हैं? सेबी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? जिसको हम सेबी कहते हैं। भाई सेबी का फुल फॉर्म आप लोग याद रख लो मेरे दोस्त। इसको हिंदी में अर्थ होता है भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड। इसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म पूछेगा तो सेबी का तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या कहोगे मेरे दोस्त? साथ साथ बोलेंगे हम लोग, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। याद हो गया भाई? चलिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंकों में जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो भाई जब जमा करोगे तो भाई उसे मुद्रा जमा अनुपात कहेंगे। भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। भाई क्या कहेंगे? मुद्रा जमा अनुपात कहेंगे।
जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक में जमा किए गए धनों के अनुपात को हम मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो भाई भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो आप कहोगे सर 1956 में पारित किया गया। कब किया गया मेरे शेर? तो आप कहोगे सर इसे 1956 में पारित किया गया। विशेष तौर पर बीमा दो तरह के होते हैं, एक तो होता है जीवन बीमा और एक होता है साधारण बीमा। आइए जानते हैं कि जीवन बीमा क्या होता है। जीवन बीमा एक ऐसी पॉलिसी है जो खरीदने वाली व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर भी उसके आश्रित यानी कि जो नॉमिनी होता है उसका, वो बीमा उस कंपनी की तरफ उसको उसकी जो अनुदान राशि है वो उसको मिलती है। और वही साधारण बीमा जो होता है, जैसे आपकी गाड़ी है, घर का बीमा है, पशु है, फसल है या स्वास्थ्य बीमा जैसी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। 1 सितंबर 1956 को आपका भारतीय जीवन बीमा निगम को भारतीय की सेवाओं के लिए समर्पित कर दिया गया और 1972 में से जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अधिनियम द्वारा इसे पारित किया गया था। भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष कब प्रस्तुत किया गया? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई आपके एग्जाम के लिए। आप कहोगे सर 2021 में। अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ लेगा मेरे दोस्त। मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार। भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष कब पारित किया गया? 2021 में। भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री जब थी निर्मला सीतारमण। संसद में परंपरागत किताब में छपे बजट के बजाय टैबलेट में बजट भाषण पढ़ा और यह देश का पहला बजट था जिसमें बजट भाषण को वित्त मंत्री ने टैबलेट से पढ़ा था। और बजट आर्टिकल आपके 112 के अंतर्गत वित्तीय विवरण के नाम से उल्लिखित है। तो बजट शब्द का प्रस्तुत किस आर्टिकल में? आर्टिकल 112 में। नेक्स्ट, स्थानांतरित कृषि को अन्य हम किस नाम से जाने जाते हैं? तो उसको हम कहते हैं स्लैश कृषि या बर्न कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्लैश कृषि या ब्रेन कृषि। इसका मतलब क्या होता है? स्थानांतरित कृषि यानी कि बदलना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और भाई इसी को हम झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। झूम कृषि जो होती है आपके जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो आपकी खेती होती है उसको झूम कृषि कहते हैं। इसमें कहा गया कि झूम कृषि के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में वनों को साफ करके 2-3 वर्ष तक खेती की जाती है और 2-3 वर्ष बाद इसको छोड़ दिया जाता है और दूसरे स्थान पर खेती करने लगते हैं। तो उसको हम कहते हैं स्थानांतरित खेती। यदि आपके सपोज एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि झूम कृषि किस प्रकार की खेती है, तो आपको ऑप्शन में मिल जाए स्थानांतरित कृषि, तो आप लोग इसका आंसर स्थानांतरित कृषि बता सकते हो। क्योंकि स्थानांतरित कृषि एक झूम कृषि है कि यानी कि जो आपके पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर ये कृषि लगभग 2 से 3 साल तक करते हैं, इसके बाद उसको छोड़कर वो दूसरी जगह अपनी खेती को करते हैं। तो इस प्रकार की कृषि को हम झूम कृषि कहते हैं और इसी प्रकार की कृषि को हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। चाहो तो स्थानांतरित कृषि कह दो या झूम कृषि कह दो, बात एक ही है। स्थानांतरित कृषि को ही हम क्या कहते हैं? झूम कृषि कहते हैं। आगे चलते हैं भाई। स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम और उनके स्थानीय क्षेत्र। जैसे एक दोस्तों एक कृषि है कुरुवा। कुरुवा जो है ये आपके झारखंड वाले क्षेत्रों में इसको दोस्तों इसकी जो है खेती की जाती है। झूम खेती है ये आपके दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मिजोरम, नागालैंड, असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड वाले जैसे जो पूर्वोत्तर राज्य है ना, यहाँ पर झूमिंग कृषि होती है। स्थानांतरित खेती कहते हैं जिसको। वो एक बार करते हैं फिर उसको त्याग कर दूसरी जगह करते हैं। पामलू, पामलू भी है दोस्तों। पामलू जो है ये आपके अंडमान में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और आपका जैसे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला, जो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला आता है, ये भी आपका पामलू वहाँ की कृषि को कहा जाता है। उसी प्रकार से खिल है। एक खिल भी दोस्तों आपकी जैसे झूम कृषि होती है वैसी खिल कृषि होती है। ये आपके जैसे हिमालय वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर होती है। बेवर या दहिया ये तो आपके MP में होती है। पामाडावी, कोमान या बरीगा ये आपके उड़ीसा में होती है। कहाँ पर होती है भाई? आप कहोगे सर ये उड़ीसा में होती है। अगला क्वेश्चन भाई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको कहते हैं टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। भाई देखो इसमें क्या पूछा भाई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना। तो भाई इसका फुल फॉर्म होता है टिस्को। टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा, आई से आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1907 में। कब की गई थी? 1907 में की गई थी। 26 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में हुई थी। और ये निजी क्षेत्र द्वारा पहला ये निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित लौह इस्पात संयंत्र था। कैसा था भाई? लौह इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट, निम्न में से किसे तरल आस्तियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो उसको कहते हैं भाई आरक्षित नकदी निधि अनुपात। आरक्षित नकदी निधि अनुपात कहते हैं। सांविधिक चल निधि अनुपात नेट टाइम और डिमांड लायबिलिटीज़ का एक रेशियो है। इसके अंतर्गत सोना है, नकदी है, सरकारी प्रतिभूतियों
या आरबीआई के द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रतिभूतियों और बॉन्ड के रूप में बनाए रखना जाना अनिवार्य होता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सर्वाधिक चल निधि अनुपात प्रतिशत बढ़कर देश में मुद्रा का स्फीति को नियंत्रित करने में लाया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? एक फर्म में कार्य करना, एक नए घर का निर्माण करना, बाजार में मछली बेचना या गृहिणी का कार्य। तो क्या नहीं है भाई? तो वो है आपका गृहिणी का कार्य। ये दोस्तों आपके राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया गया है। फर्म में काम करोगे किसी मतलब कंपनी में, तो वहाँ पे तो वही राष्ट्रीय आय आपकी पूछी जाएगी। नए घर का निर्माण किया तो उसमें भी आपकी नेशनल इनकम पूछी जाएगी। मछली बेच रहे हो तो भाई कितनी इनकम कर रहे हो, इसमें भी। अब आप अपने घर में काम कर रहे हो, इसमें नहीं पूछेगा भाई। गृहिणी का कार्य भाई, इसमें कोई इनकम नहीं पूछेगा। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और विकल्पानुसार देखा जाए तो यह गृहिणी के कार्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? ये मैंने आपको बताया भी है। कहाँ पर बताया था भाई? आप कहोगे सर भूगोल में। जब मैंने भूगोल में पढ़ाया था कृषि वाले क्वेश्चंस, तो भाई उसमें से मैंने बताया था खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसलें सारे अच्छे से बताई हैं। तो भाई खरीफ की फसल कौन सी है इसमें से? तो आप कहोगे सर वो है आपकी मूँगफली। क्या है मेरे दोस्त? मूँगफली। मूँगफली जो ये किसकी फसल है? तो आप कहोगे सर खरीफ की। आइए जानते हैं कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं। जैसे खरीफ की फसल है धान है, ज्वार है, मूँग है, मक्का है, बाजरा है। जैसे कि अभी आपके समय बाजरा की खेती चल रही है, यानी कि खरीफ की फसलें हैं। बाजरा है, आपका धान है, इस समय धान भी है, धान भी चल रहे हैं। बाजरा सबसे ज़्यादा हो रहा होगा। धान है, बाजरा है, ये सभी क्या है? तो आपको सर ये सभी खरीफ की फसलें हैं। मक्का का भी सीजन चल रहा है, तो ये भी आपकी खरीफ की फसल में आ जाएगी। नेक्स्ट, गन्ना। गन्ना भी आपका इसमें किस में आता है? खरीफ की फसल में आता है। कपास है, कपास भी खरीफ की फसल है। सोयाबीन, ये भी आपके खरीफ की फसलों में आ जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199। एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाते हैं तो उस कृषि को हम मिश्रित कृषि कहते हैं या मिश्रित फसल प्रणाली कहते हैं। क्यों? मिश्रित का मतलब है मिश्रण। जब एक ही जगह आप बहुत सारी चीज़ों की पैदावारी कर रहे हो, फसल उत्पन्न कर रहे हो, तो यानी कि वो तो आपकी एक मिश्रित कृषि हो गई भाई। आपने भाई आज बाजरा बोया, उसके बाद नेक्स्ट सीज़न में आपने गेहूँ किया, उसके बाद लाहा किया, फिर आपने मान लिया आपने कुछ भी बो दी, है ना? कुछ भी मान लो, कोई भी फसल बो दी, मूँग बो दी, मूँगफली बो दी, जौ, मक्का, आप मतलब एक ही खेत में विभिन्न प्रकार की फसलें कर रहे हो, तो वो आपकी एक मिश्रित फसल प्रणाली के अंतर्गत आती है। मिश्रित फसल उत्पादन दो या दो से अधिक फसलों को संयुक्त रूप में उगाने से किया जाता है। और हमारे देश में फसल प्रणाली तो वो आपका फसल चक्र, सघन खेती आदि प्रणालियाँ इसमें अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। किस अर्थशास्त्री ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो वो थे अमर्त्य सेन। इसको इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो मेरे शेर। एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री को 1998 का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया? तो आप कहोगे सर डॉक्टर अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति, चिकित्सा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप कहोगे सर जो नोबेल का पुरस्कार है ये भौतिकी क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं विज्ञान क्षेत्र में, साहित्य यानी कि हिंदी के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, चिकित्सा है, अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो आपको सर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था अमर्त्य सेन को। कब? 1998 में। 2019 में अवनीत बनर्जी को मिला था ये भी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये जो थे ये एक भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हुआ करते थे। ये भारतीय मूल के थे, अभिजीत बनर्जी। 2019 में मिला था इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? तो वो है दोस्तों आपका डाक विभाग। कौन करता है भाई भुगतान का काम? डाक विभाग करता है, ऑप्शन नंबर डी। भुगतान बैंक का जो संचालन ये भारत का डाक विभाग करता है। और भारत डाक विभाग बैंक इसकी शुरुआत जो है, डाक भुगतान बैंक की शुरुआत है, ये सितंबर 2018 में की गई थी। ये आपकी लेटेस्ट की गई, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। जो योजनाएं आपकी 2018, 17, 15, 21, 23, 22 में जो भी आपकी शुरुआत हुई हैं भाई, ये सारी याद करके जाना। जरूर पूछेगा भाई योजनाएं, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202। बैंक खाता या वित्तीय संस्थान में बिना किसी निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि वाली जमा राशि को क्या कहते हैं? तो भाई उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम चालू जमा राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? चालू जमा राशि कहते हैं। नेक्स्ट,
अगला पॉइंट है भाई क्वेश्चन नंबर, अगला पॉइंट दिया गया है कि बैंक खाते या वित्तीय संस्थान में बिना किसी निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि बाकी जमा राशि को चालू जमा कहते हैं। और चालू जमा को हम करंट अकाउंट भी कहते हैं। भाई आप लोग जब एटीएम से पैसे निकालते हो तो उसमें आता है ना भाई आपका अकाउंट कैसा है, करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। तो भाई करंट अकाउंट भी ओपन कराते हैं, सेविंग अकाउंट भी ओपन कराते हैं ना। तो करंट अकाउंट किसको कहते हैं, करंट अकाउंट को ही हम चालू जमा खाता कहते हैं, जिसमें अकाउंट जो होता है ये कंपनी या कारोबारियों के लिए होता है। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके लिए भाई कौन सा अकाउंट खुलना चाहिए, करंट अकाउंट, ठीक है। जैसे मान लिया जैसे एक्सिस बैंक में भी आपका करंट अकाउंट खुलता है तो वो आपका जीरो बैलेंस से खुल जाता है एक्सिस में। अब वैसे आप खुलवाओगे तो भाई आपको कम से कम आपको जो है अपना बैंक अकाउंट मैनेज करना पड़ता है, मतलब कि मिनिमम 5,000 रुपये तो अकाउंट में होना ही चाहिए। तो जैसे आप एक्सिस वगैरह में खुलवाते हो, एक्सिस है, HDFC बैंक में जैसे अकाउंट खुलवाते हो तो उसमें भाई क्या होता है, या तो आप करंट अकाउंट खुलवाओगे तो जीरो से खुल जाएगा। अब वैसे सेविंग अकाउंट खुलवाओगे तो भाई आपका 5,000 से नीचे में अकाउंट नहीं खुलेगा। तो ऐसा होता है। तो ऐसे यही इसमें कहा गया कि जो करंट अकाउंट होता है, जैसे आप किसी कंपनी में काम करोगे तो भाई आपको करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो करंट अकाउंट से क्या होता है भाई, इससे आपका जो है जीरो में खुल जाता है और आपकी जो अकाउंट की जो सैलरी होती है वो आपकी उसमें आती रहती है करंट अकाउंट में, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो बेनिफिट रहता है वो करंट अकाउंट से ये रहता है कि करंट अकाउंट से जैसे आपका क्रेडिट वगैरह है, क्रेडिट कार्ड वगैरह, ये भी हमारी सिविल वगैरह जब अच्छी हो जाती है तो ये इनके भी ऑफर आने लगते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपकी सैलरी हर मंथ आती है तो उससे क्या है, आपका जो है अकाउंट उसमें मैनेज बना रहता है, क्योंकि आप किसी कंपनी में जैसे कारोबार कर रहे हो। तो वही तो उसमें कहा है कि जिसमें अकाउंट कंपनी या कारोबारियों के लिए होता है ये करंट अकाउंट। आगे चलते हैं भाई, नीली क्रांति किससे संबंधित है। भाई तो सब सरल है, नीली क्रांति भी किससे, मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से है, या मत्स्य उत्पादन, मत्स्य यानी कि मछली। इसमें कहा गया कि नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है और भारत में इसकी शुरुआत जो है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1985 से 1990 के बीच कार्यान्वित की गई थी। और नीली क्रांति का जनक, नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है हीरा लाल चौधरी और अरुण कृष्णन को। भाई ये इंपॉर्टेंट है, लगा लो मेरे दोस्त, याद रख लो भाई। एग्जाम में सपोज अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया ना तो भाई आप क्या कहोगे, सर कहोगे बताया नहीं था। तो भाई इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लो, छोटा सा पॉइंट है, याद रख लेना। नीली क्रांति के जनक कौन है, हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। आगे चलते भाई, अगला पॉइंट है भाई फसल उत्पाद और क्रांति। देखो अब यहाँ से भाई आपसे क्वेश्चन पूछाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। यदि आपको चीज़ें याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भाई आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। काली क्रांति का संबंध किससे है, आपको सर काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। किससे, पेट्रोलियम। नीली क्रांति का संबंध किससे है, आपको सर नीली क्रांति का संबंध अभी बताया था, मत्स्य उत्पादन कह दो या मछली उत्पादन से। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है, तो आपको सर ये जूट उत्पादन से है, क्योंकि जूट का जो कलर होता है वो गोल्डन कलर का होता है। गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो ये आलू कैसा होता है, गोल होता है, तो आपको सर आलू से हो जाएगा। अंडा मत कर देना भाई, अंडा मत कर देना, ये गलती मत करना, ठीक है। अंडा के वाली क्रांति अभी आगे आएगी, मैं आपको बताऊंगा। अंडा को वैसे कहती है रजत क्रांति, अंडा मत कर देना, क्या होगा सर अंडा तो गोल होता है तो गोल क्रांति हो जाएगा, नहीं, अंडा को कहते हैं रजत क्रांति। आगे आएगा पॉइंट बताते हैं। श्वेत क्रांति, दूध कैसा होता है मेरे शेर, आपको सफ़ेद होता है तो ये श्वेत क्रांति में हो जाएगा। ग्रे क्रांति, ग्रे क्रांति जानते हो क्या, ग्रे का मतलब होता है स्लेटी। आप लोगों ने देखा होगा जो खेतों में जो उर्वरक होते हैं, जैसे आपका जिंक फॉस्फेट वगैरह ये वगैरह डालते हैं ना, तो उसमें भी आपके ग्रे ग्रे कलर का आता है, सीमेंटेड कलर का, तो उसको क्या कहते हैं भाई, ये आपका उर्वरक में जाएगा ग्रे क्रांति, ठीक है भाई। आगे दिया गया रजत क्रांति, देखो मैंने कहा था अभी, देखो आपके सामने आया रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे, ये अंडा उत्पादन से होता है। गुलाबी क्रांति आपकी जैसे कि प्याज उत्पादन हुआ, और गुलाबी क्रांति जो है आपके दोस्तों ये आपके प्याज और झींग उत्पाद में आता है। पीली क्रांति जैसे आपके तिलहन और दलहन वाली फसलें होती है, ये पीली क्रांति में चली जाती है। सुनहरी क्रांति ये आपके मधुमक्खी पालन जो करते हैं, जिसको एपीकल्चर कहा जाता है, तो उनमें होता है। और लाल क्रांति जैसे आपका टमाटर उत्पादन के लिए लाल क्रांति, और जो मांस उत्पादन करते हैं, जो आपके बूचड़ खाने वगैरह में जो मांस वगैरह होते हैं, मांस का जो उत्पादन होता है उसको भी हम लाल क्रांति के अंतर्गत जानते हैं। और टमाटर उत्पादन ये भी आपका लाल क्रांति में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं जितनी भी क्रांति हैं, कौन सी क्रांति में किसका उत्पादन होता है, किस फसल का उत्पादन होता है, ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट होगा जिसको ये पॉइंट याद ना हुआ हो। आगे चलते हैं, आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद अर्थशास्त्र हमारा दी एंड होता है। गिटमिटिया मजदूर कौन होते हैं भाई, गिटमिटिया, ये भाई गिटमिटिया क्या होता है भाई आगे बताते हैं।
गिटमिटिया मजदूर कौन होते हैं? गिटमिटिया मजदूर को हम कहते हैं जो मजदूर कैसे होते हैं? बंधुआ। कहते हैं भाई तुम तो उसके बंधुआ हो। बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बंधुआ मजदूर कहते हैं। बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करते हैं, उन्हें हम गिटमिटिया मजदूर भी कहते हैं। वे बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करते हैं और प्रतिदिन 12 से 18 घंटे तक कड़ी मेहनत करते हैं और इन्हें केवल जीवित रहने के लायक भोजन, वस्त्र आदि दिए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने पहले देखा होगा जो अंग्रेज लोग थे वो क्या करते थे भाई? अंग्रेज लोगों ने क्या किया था भाई? अंग्रेज लोगों ने अपने भारतीय मूल के लोगों को क्या किया था? उन्हें गिटमिटिया मजदूर बना लिया था, उन्हें बंधक बना लिया था। उन्हीं को कहते हैं बंधुआ मजदूर, यानी कि किसी को बंधक बना लेना। आप उससे पूरा काम करवा रहे हो और वो बंदा बेचारा बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है, आप उसको मार भी रहे हो, है ना, और उसको प्रताड़ित भी कर रहे हो और वो काम भी कर रहा है। आप क्या कर रहे हो भाई? उससे सारा काम करवा रहे हो और मान के चलो उसने काम पूरा कर भी दिया, या मान लो गलती से आपसे कुछ भी गलत काम भी हो गया, या मान लो आपने उसका भाड़ा भी नहीं चुका पाया, किसी कारण आपने उससे कर्ज ले लिया, आप उसका कर्ज भी नहीं चुका पा रहे, मतलब इसमें कुछ कारण, कई कारण हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप भाड़ा ही चुका रहे हो, इसमें कई कारण हो सकते हैं। तो भाई वो क्या करेगा भाई? आपसे मजदूरी करवाएगा। मजदूरी करवाएगा 12 से 18 घंटे मेहनत करोगे, वो केवल जीवित रहने के लिए आपको थोड़ा सा भोजन, पानी, कपड़े दे देगा बस, और वहीं रहोगे और वहाँ से वो निकलने भी नहीं देगा। तो ऐसे में क्या होगा भाई? वो बंधुआ मजदूर हो जाता है। तो उसी को हम कहते हैं गिटमिटिया मजदूर, उसी को कहा जाता है। क्लियर? मेरी बात समझ गए होगे भाई आप लोग? चलिएगा, तो भाई बात समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है। चलिएगा भाई, तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट और कल से दोस्तों एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आप लोग भी भाई अर्थशास्त्र सुन पढ़ कर तो बोर तो हो गए होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब अच्छा सा चैप्टर आया आप लोगों के लिए, सामान्य विज्ञान। यानी कि दोस्तों अगला हमारा 5वां चैप्टर स्टार्ट होगा साइंस का। साइंस का चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। ठीक है भाई, ये दोस्तों हमारा 5वां अध्याय रहेगा। अभी तक हमारे आज से 4 चैप्टर, इस रोजगार विद अंकित भाटी सर जी की बुक का हमारा 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल से हमारा 5वां लेसन स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, सेशन समझ में आ गया हो मेरे दोस्त। तो भाई आप लोगों के लिए भाई इतनी, मैं खुद जानता हूँ कि भाई कहते हैं ना भाई, जो व्यक्ति जो कार्य करता है वो उस कार्य को वो खुद समझ पाएगा कि मैंने उस कार्य को कैसे किया। आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट है भाई, इसके लिए भाई सभी का तहे दिल से शुक्रिया। इसके लिए भाई सभी को मेरा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए भाई। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि आपका जो प्यार और सपोर्ट है वो इसी प्रकार से कंटिन्यू बना रहे और आप लोग हमें आगे ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे भाई, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास भी कर पाएंगे, क्योंकि आप ही मेरे लिए सबसे बड़े मोटिवेशन हो, आप ही मेरे लिए सबसे बड़े मोटिवेशन हो। आपके बिना हम अधूरे हैं, नहीं तो हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप यदि हमारा सहारा बनेंगे तो हम आपके लिए भी सहारा बनकर हमेशा खड़े रहेंगे। चलिएगा दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई कुछ नहीं चाहता हूँ आपसे, कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, केवल एक लाइक मांग रहा हूँ मेरे दोस्त। एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि क्लास कैसी लगी है, और जो भी आपका सजेशन हो तो भाई कमेंट में डाल देना, जब भी समय मिलेगा आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो चलिएगा दोस्तों, तो कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा साइंस का। तो साइंस में भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस क्लास को भी कोई भी ले सकता है क्योंकि आपके आरपीएफ में साइंस अच्छी खासी पूछी जाती है। तो भाई आप भी इस क्लास को कर सकते हो, क्योंकि हालांकि इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन है तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अच्छे से समझेंगे सारी चीज़ों को। तो चलिएगा भाई, आज का सेशन कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट कर देना प्यारा सा, और वीडियो को लाइक कर देना। यदि चैनल पर नए हो मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों, सभी लोग खुश रहेंगे, अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते रहिएगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।